आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन का थोड़ा बहुत बेसिक हमने कहाँ पढ़ लिया था, कंसोलिडेशन में। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या अंतर है? कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या अंतर है? सबसे पहले कॉम्पैक्शन का बताओ। कॉम्पैक्शन में जनरली एयर वॉइड्स रिमूव होते हैं। ठीक है, एयर वॉइड्स रिमूवल। कंसोलिडेशन में जनरली सैचुरेटेड होती है सॉइल तो इसमें वाटर रिमूवल होता है, पहला। दूसरा, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, और टाइम टेकन प्रोसेस है। तीसरा, ये जो है कॉम्पैक्शन जो है मैकेनिकल मीन से लगता है, मतलब एक एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाते हैं तब, जैसे कि लैमर पुट किया या रोलर पुट किया उसके बाद, है ना। और ये इट सेल्फ इन नेचर, मतलब कि नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, कैसे, जैसे मान के चलो ये कोई भी सॉइल थी, इसके ऊपर कोई भी लोड आया, ठीक है, तो इसकी वजह से अपने आप नेचुरली होती रहेगी क्या, कंसोलिडेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, अब ये लेबोरेटरी टेस्ट हैं दो, एक तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और एक मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। ठीक है, इनका बेसिक समझो सबसे पहले कि होता क्या है इनमें। ये एक मेटेलिक मोल्ड है। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है, ये इसके ऊपर कॉलर पुट करते हैं, इसके ये वेट है, इसमें सॉइल पुट करेंगे। ठीक है, सॉइल पुट करने के बाद इस पे वेट अप्लाई करेंगे। अब जो वेट अप्लाई करने की कंडीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है और उन्हीं के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन है। और दूसरा, इस मोल्ड में जो इस मोल्ड में हम सॉइल फिल करते हैं, वो सॉइल फिल करने की लेयर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखो कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में क्या होता है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड होगा वो होगा 944 सीसी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इज 944 सीसी। इसके बाद जो वेट ऑफ हैमर होगा, वेट ऑफ हैमर जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, वो होता है 2.5 केजी। ठीक है, वेट ऑफ हैमर इज 2.5 केजी। और फिर होती है हाइट ऑफ फॉल। हाइट ऑफ फॉल इसमें है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर 300 mm। और नंबर ऑफ लेयर जिनमें इसे कॉम्पैक्ट करते हैं, नंबर ऑफ लेयर वो है 3।
और नंबर ऑफ ब्लोज ऑन ईच लेयर, वो है 25 नंबर ऑफ ब्लोज ऑन ईच लेयर। देखो प्रोसीजर क्या है, ये कोई भी मोल्ड है, ठीक है, उसमें सबसे पहले सॉइल फिल करते हैं, तो सॉइल की एक लेयर फिल करी, ठीक है, उसको 25 नंबर ऑफ ब्लोज के हेल्प से इतने केजी वेट से और इसको वो किया, ठीक है, फिर दूसरी लेयर फिल करी और फिर तीसरी लेयर। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में 3 लेयर में फिल करते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट पे उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम इंडियन वालों ने इसी की कॉपी की है, मतलब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर की कॉपी की है, बट ऐसा ना लगे कि हमने कॉपी की है, इस चक्कर में हमने वैल्यूज को स्लाइटली चेंज कर दिया है। जैसे हम लोगों ने इस टेस्ट को बोला है लाइट कॉम्पैक्शन, ठीक है, ये वैसे होता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, हम लोग बोलते हैं इसको लाइट कॉम्पैक्शन, ठीक है। इसमें वॉल्यूम कितना होता है 1000 सीसी, इन्होंने कितना लिया था 944 सीसी, हमने ले लिया 1000 सीसी, ठीक है। वेट ऑफ हैमर इन्होंने 2.5 लिया, हमने 2.6 केजी ले लिया। ड्रॉप हमने ले लिया 310 mm, इन्होंने लिया था 300 mm, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लोज वही 25 है, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर सेम है 3 है। तो ये सब हो गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी अब ये मोल्ड है, ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। अभी इवनिंग वालों ने प्रैक्टिकल नहीं किया, उनका जब प्रैक्टिकल हो जाएगा उनको समझ में आ जाएगा। मॉर्निंग वालों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये अब कैसे निकलेगा मोल्ड के अंदर का वॉल्यूम। वॉल्यूम तुम्हें पता ही है, जैसे लाइट कॉम्पैक्शन से करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो गया 1000 सीसी, ठीक है। वेट कॉम्पैक्ट करने के बाद उसका निकाल लेंगे तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब ड्राई डेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, गामा अपॉन 1+W, ठीक है। वाटर कंटेंट पता होना चाहिए तो उससे ड्राई निकल जाएगा। कोई डाउट इसमें? और ये कर्व है जो हम ड्रॉ करते हैं, ड्राई डेंसिटी गामा डी वर्सेस वाटर कंटेंट के बीच में, ठीक है। गामा डी वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है जिसपे गामा डी मैक्स मिलता है, ठीक है, गामा मैक्स के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ये मैक्सिमम होता है, फिर इसके बाद भी वैल्यू गिरती है और इससे पहले तो वैल्यू कम होती है, ठीक है। एक और होता है, यदि हम इसी एक्सपेरिमेंट को थ्योरेटिकली परफॉर्म करते हैं, थ्योरेटिकली परफॉर्म करने से मतलब क्या है मेरा, कि हम जब इसको परफॉर्म करेंगे ना तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको 100% सेचुरेशन तक पहुंचा दें, ठीक है, 100% सेचुरेशन तक पहुंचा दें। तो 100% सेचुरेशन तक यदि ये पहुंचता तो इसका कर्व ऐसा होता है, इसको बोलते हैं जीरो एयर वॉइड, जीरो एयर वॉइड कर्व, ठीक है, या फिर 100% सेचुरेशन कर्व, किसी भी नाम से बुला लो, दोनों का मतलब एक ही है, 100% सेचुरेशन कर्व या फिर जीरो एयर वॉइड। आया ये समझ में या नहीं आया? ठीक है, अब इसमें रीजन दिया है कि ये चीज, ये इसके बाद कम क्यों होता है। जैसे मान के चलो इनिशियली यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया, डेंसिटी मिली, वाटर कंटेंट बढ़ाया, उसके करस्पॉन्डिंग गामा डी मिला, वाटर कंटेंट बढ़ाया, गामा डी मिला। यहाँ हमें मैक्सिमम गामा डी मिला किसी वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर हम वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, उस सॉइल का बढ़ा रहे हैं, लेकिन गामा डी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इसका रीजन क्या है, ये देखो, द टिपिकल मॉइस्चर कंटेंट dry density relation was explained by Proctor with the help of lubrication theory, ठीक है। तो वाटर जो है इन सॉइल एज अ लुब्रिकेंट एजेंट ही वर्क करता है एट लो वाटर कंटेंट, मतलब जब वाटर कंटेंट लो है तो सॉइल होती है स्टिफ एंड हैज मोर वॉइड स्पेस, ठीक है, उसके अंदर वॉइड स्पेस ज्यादा होते हैं, तो इट ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस टू द कॉम्पैक्शन। However, increase in water content lubricates the soil particle, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाते जाते हैं तो सॉइल पार्टिकल्स में lubrication इफेक्ट बढ़ता जाता है। दे स्लिप ओवर ईच अदर इनटू अ डेंसर पैकिंग, ठीक है, रिजल्टिंग इन हायर डेंसिटी एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट द lubrication इफेक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे
जो लुब्रिकेशन इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद यदि हम फर्दर मॉइस्चर कंटेंट, मतलब यदि वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं, तो उसको क्या होता है, जो सॉइल के सॉलिड्स होते हैं ना, वो वाटर को रिप्लेस करते हैं। सॉइल के जो सॉलिड्स होते हैं वो वाटर को रिप्लेस करते हैं। ये कंसेप्ट कुछ कुछ ऐसा है जैसा हमने सुपर सैचुरेशन स्टेट में पढ़ा था। सुपर सैचुरेशन स्टेट याद है किसी को? उसमें जो रिलेशन हमने पढ़ा था कुछ कुछ ऐसा ही है। एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि वाटर जो है वो सॉइल सॉलिड्स को रिप्लेस करने लगती है। वाटर जो है वो सॉइल सॉलिड्स को रिप्लेस करने लगता है। सुपर सैचुरेटेड स्टेट याद है किसी को? ठीक है, फिर गामा डब्ल्यू वाला रिलेशन, गामा डी सॉरी ड्राई डेंसिटी वाला रिलेशन लगाते हैं, जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 + ई। ई को क्या लिख सकते हैं, जी डब्ल्यू इक्वल टू एस ही होता है। ठीक है, तो ई को क्या लिख सकते हैं, जी डब्ल्यू बाई एस। जी डब्ल्यू बाई एस। ठीक है, अब ये क्या है, ये होती है गामा डी थ्योरेटिकल। गामा डी थ्योरेटिकल कैसे निकलती है, गामा डी थ्योरेटिकल निकालते हैं किस पे, ये 100% सैचुरेशन पे। ठीक है, तो 100% सैचुरेशन पे गामा डी थ्योरेटिकल जो होती है वो होती है जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 + जी डब्ल्यू बाई एस होता है। एस यहाँ क्या है, 1, तो जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 + जी डब्ल्यू। ठीक है, आगे ये चीज समझ में, ये पूरा एक हो गया स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, मॉडिफाइड जो होता है उसमें भी कुछ नहीं होता है, उसमें केवल वे और उनकी वैल्यू चेंज हो जाती हैं। एक और इसमें चीज बताइए कि यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है, ये जो यहाँ एयर वॉइड्स की बात कर रहा है वो है परसेंटेज एयर वॉइड, तो वो होता है 0%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन यदि 90% होगी तो जो परसेंटेज एयर वॉइड्स होगा वो 10% होगा। ये चीज समझ में आती है या नहीं आती है, ये बताओ पहले तो। एक चीज बताओ, परसेंटेज एयर वॉइड्स होते क्या है? परसेंटेज एयर वॉइड्स होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और किसके बराबर होते हैं ये, ईटा ए सी। ईटा क्या है, पोरोसिटी, और ए सी क्या है, एयर वॉइड। ठीक है, अब यदि डिग्री ऑफ सेचुरेशन 90% है तो एयर वॉइड्स तो 10% होंगे, लेकिन ईटा ए क्या होगा, 10% ऑफ ईटा। अब ये जो भी ईटा होगा मतलब कि जो भी पोरोसिटी होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो मतलब ये नहीं है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन यदि 90% है तो ईटा ए 10% होगा, बस ये बताया है इसमें। आगे ये समझ में। अब देखो मॉडिफाइड प्रॉक्टर में क्या करते हैं, मॉडिफाइड प्रॉक्टर में जो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले पढ़ा था वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम 944 सीसी रहेगा। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ हैमर जो हम थ्रो करते हैं ऊपर से वो होगा 4.54 kg। ठीक है, और जो हाइट ऑफ फॉल होती है, हाइट ऑफ फॉल होती है वो होती है 457.2।
ठीक है। और जो नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं जिनमें हम फिल करते हैं वो होती है 5। ठीक है। और नंबर ऑफ ब्लोज जो होते हैं वो होते हैं 25 ऑन ईच लेयर, हर लेयर पे 25। ठीक है। ये तो हो गया कौन सा, मॉडिफाइड प्रॉक्टर। अब हमने जैसे लाइट कॉम्पैक्शन निकाला था, ऐसे ही हमने निकाला है हैवी कॉम्पैक्शन। हैवी कॉम्पैक्शन में क्या होता है, वेट ऑफ हैमर जो होता है वो 4.54 की जगह 4.54 की जगह 4.9 केजी होता है। ठीक है। हाइट जो होती है वो होती है 450 mm। ठीक है। और सॉइल जो है वो 5 लेयर्स में कॉम्पैक्टेड होती है, जिसमें ईच लेयर में 25 नंबर ऑफ टेम्परिंग करते हैं हम। ठीक है। अब जब मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट हमने परफॉर्म किया तो हमने ये पाया कि कम वाटर कंटेंट पे, मतलब कम वाटर कंटेंट इंक्रीज पे हमारी जो गामा डी है वो हमें पहली वाली वैल्यू से ज्यादा मिल रही है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स बढ़ाते हैं, वैसे वैसे गामा डी बढ़ती है कम वाटर कंटेंट पे। ठीक है। कम वाटर कंटेंट पे हमें गामा डी की वैल्यू इंक्रीज्ड मिलती है। अब हमने कौन कौन से चार पढ़ लिए। एक पढ़ा प्रॉक्टर, एक पढ़ा मॉडिफाइड प्रॉक्टर, एक पढ़ा लाइट कॉम्पैक्शन, एक पढ़ा हैवी कॉम्पैक्शन। ठीक है। प्रॉक्टर में वेट ऑफ मोल्ड क्या था, सॉरी वॉल्यूम ऑफ मोल्ड क्या था, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इन प्रॉक्टर 944 सीसी। मॉडिफाइड में सेम 944। ठीक है। लाइट कॉम्पैक्शन में 100 सीसी, सॉरी 1000 सीसी, और हैवी कॉम्पैक्शन में भी 1000 सीसी। वेट क्या यूज हुए थे, वेट ऑफ हैमर क्या था, 2.5 केजी। इसमें कितना था, 4.54 केजी। इसमें कितना था, 2.6 केजी। इसमें कितना था, 4.9 केजी। ठीक है। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी थी, 3। मॉडिफाइड में 5, इसमें 3, इसमें 5। ठीक है। और क्या चीज थी, हाइट ऑफ वॉल। इसमें कितनी थी, 300। इसमें 310। इसमें 450। और इसमें 457.2 mm। ठीक है। नंबर ऑफ ब्लोज कितने थे, 25, 25, 25, 25। ठीक है। अब इन चारों के बीच में कोई भी डिफरेंस पूछे तो यही सारे डिफरेंस हैं। ये चीज आ गई समझ में या नहीं। किसी को कोई डाउट है इसमें। ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, ये बताओ कॉम्पैक्शन कर क्यों रहे हैं हम, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि हमें कॉम्पैक्शन करना पड़ रहा है।
ये सबने सही बताया। तुम सबने डायरेक्ट रिलेशन बताए, लेकिन जो मेन रीजन है वो क्या है, सीआर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अभी सीआर स्ट्रेंथ एक यूनिट भी है, उसमें और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अब जो फैक्टर्स हैं जिनसे कॉम्पेक्शन अफेक्ट होता है, सबसे पहले क्या है, वाटर कंटेंट। तो बताओ वाटर कंटेंट पे कैसे डिपेंड करता है कॉम्पेक्शन। मान के चलो वाटर कंटेंट बढ़ा है तो क्या होगा, वाटर कंटेंट बढ़ाया तो उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ड्राई डेंसिटी पे बढ़ेगी कम होगी। बेटा कोई डायरेक्ट रिलेशन थोड़ी ना है जो तुमने डायरेक्टली बोल दिया बढ़ेगी। ये है कर्व। ठीक है, ये कर्व किस किसके बीच में है, गामा डी वर्सेस वाटर कंटेंट। ठीक है, जो भी कह रहे हैं इंक्रीज वो देख लो। ये इंक्रीज हो रही है यहाँ, अप टू सर्टेन पॉइंट वो बढ़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद डिक्रीज होगी। किस पॉइंट तक बढ़ेगी, किस पॉइंट तक बढ़ेगी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक बढ़ेगी, उसके बाद डिक्रीज होगी। ठीक है, अब बताओ कॉम्पेक्टिव एफर्ट, यदि हम कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स बढ़ाएं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एक था। ठीक है, हमने कुछ कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स बढ़ाए तो ये दूसरा था। फिर और कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स बढ़ाए, ये थर्ड। फिर और बढ़ाए। ठीक है, तो क्या देख रहे हो, जैसे जैसे कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स बढ़ रहे हैं तो कम वाटर कंटेंट पे, ठीक है, हमें गामा डी बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि गामा डी इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स एट लो वाटर कंटेंट। ठीक है, अब इतना भी ना बढ़ाएं, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, जब तक वो, भाई कब तक बढ़ेंगे ये, कब तक बढ़ेंगे, जब सॉइल सॉलिड्स की जो मैक्सिमम होगी क्या पास आने की वो अचीव हो जाएगी तब तक बढ़ेंगे, उसके बाद बढ़ना कम हो जाएगा। तो उसी कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स तक बढ़ेंगे जब तक उनकी कैपेसिटी है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के टाइप पे कैसे डिपेंड करता है, सॉइल के टाइप पे ऐसे डिपेंड करता है, जैसे सैंड वगैरह है, सैंड के लिए ऊपर मिलेगा तुम्हें, ऊपर का कहने का मतलब है सैंड के लिए जो गामा डी होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्ले। ठीक है, तो ऊपर जैसे दे रखा है ये वेल ग्रेडेड और लोमी सैंड का है। ठीक है, ये वेल ग्रेडेड सैंडी लोम का है। ठीक है, ये मीडियम ग्रेडेड सैंडी सैंडी सिल्टी क्ले। ठीक है, लीन सिल्टी क्ले। तो जैसे जैसे वो होता जाता है, वेल ग्रेडेड में ज्यादा होगी या पुअरली ग्रेडेड में ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ जो है वेल ग्रेडेड में ज्यादा होगी या पुअरली ग्रेडेड में। क्यों वेल ग्रेडेड में ज्यादा होगी। उसमें वर्ड्स कम होते हैं। ठीक है, अब मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, किस मेथड से हमने कॉम्पैक्ट किया सॉइल उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है,
ये पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे कि किस किस से हम कर सकते हैं, जैसे रैमर होता है, ठीक है, रोलर होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट वो हैं, उनकी मदद से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, वो जनरली जो अप्लाई होता है उसमें क्ले या सिल्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यदि केवल केवल क्या है, सैंड है, तो सैंड के लिए जैसे ये इसको बोलते हैं वी शेप्ड कर्व, उल्टा वी है ना, वी शेप्ड कर्व। तो जो कॉम्पेक्शन सैंड का करते हैं, उसके लिए जो कर्व ऑब्टेन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 4 to 5% मॉइस्चर कंटेंट पे या फिर वाटर कंटेंट पे इसकी क्या होती है, बल्किंग होती है। बल्किंग क्या होती है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट विदाउट इंक्रीज इन डेंसिटी, मतलब कि स्ट्रेंथ एक तरीके से, बल्कि स्ट्रेंथ कम और हो जाती है इस पॉइंट पे आके, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज करता है और डेंसिटी कम होती जाती है। देखो जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, कभी तुम, एक इसका एग्जांपल है, कभी तुम सैंड मार्केट में से लेके आना, तुम्हें वो हमेशा गीली देगा, वेट सैंड देता है, ठीक है। उसका यही रीजन है कि इस मॉइस्चर कंटेंट पे जो इसका वॉल्यूम है ना, वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। आया समझ में? यदि तुम्हें चेक करनी हो तो क्या करना, इस मॉइस्चर कंटेंट पे जैसे मैक्सिमम है, मान के चलो उसमें 4 to 5% मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, मान के चलो किसी ट्रक में है, तो ट्रक फुल्ली लोडेड कैपेसिटी में है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट होगा उसमें। अब क्या करना, उसमें और पानी डलवा देना, ठीक है, वाटर कंटेंट इंक्रीज करवा देना। तो जैसे जैसे तुम वाटर कंटेंट इंक्रीज कराओगे ना, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है कि 4 to 5% पे ही तुम्हें मैक्सिमम वो क्यों मिलता है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि देखो इनिशियली क्या होता है, जब हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज करती है, जैसा इस कर में देख रहे होगे, यहाँ हम वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। ये होता क्यों है, दिस इज ड्यू टू कैपिलरी टेंशन इन द फोर्स। फोर्स में जो है वो कैपिलरी टेंशन होती है, जैसे मतलब कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी राइज के कारण फोर्स में कैपिलरी टेंशन होती है, विच डेवलप एट लोअर वाटर कंटेंट। दिस कैपिलरी टेंशन प्रिवेंट द पार्टिकल फ्रॉम कमिंग क्लोजर, मतलब कि ये दो पार्टिकल हैं, इनके बीच में कैपिलरी टेंशन हो रही है, कैपिलरी टेंशन की वजह से क्या होता है, वाटर राइज करता है। तो ये जो कैपिलरी टेंशन है इन दोनों पार्टिकल्स को पास में आने से रोकती है, ठीक है। अब ये क्या लीड करता है, ये लीड करता है टू इंक्रीज इन वॉल्यूम टू लोअर ड्राई डेंसिटी, मतलब कि लोअर ड्राई डेंसिटी पे भी वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इसी फिनोमिना को कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है। मैक्सिमम बल्किंग और लोअर डेंसिटी अकर्स एट वाटर कंटेंट ऑफ अबाउट 4 to 5%, 4 से 5% इन केस ऑफ सैंड, ठीक है। विद फर्कर फर्दर इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, यदि हम और वाटर कंटेंट बढ़ाएं तो ये जो मेनिस्कस होता है ये ब्रोकन डाउन हो जाता है, ठीक है। और पार्टिकल्स जो है वो धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स पास आना शुरू हो जाते हैं, सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड हो जाती है, और उस कंडीशन में जो गामा डी है वो हमें फिर मैक्सिमम मिल जाती है। आई ये चीज समझ में नहीं? सबसे पहले बताओ बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, ये समझ में आया? बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, ये समझ में आया? ठीक है, होता क्यों है ऐसा? देखो बल्किंग ऑफ सैंड होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का डिक्रीज होना और वॉल्यूम का इंक्रीज होना,
ठीक है, और वॉल्यूम का भी एक तरीके से मैक्सिमम होना उस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं बल्किंग। अब ये होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये दो सॉइल के ग्रेन्स हैं, ठीक है, इनके बीच में कैपिलरी एक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब कैपिलरी एक्शन होता है तो कैपिलरी एक्शन के कारण ये दोनों पार्टिकल जो है वो पास नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और ये पास नहीं आ पाएंगे तो इनके बीच में गैप होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये अपीयर्स टू बी, मतलब लगेगा तो तुम्हें देखने में ऐसे कि ये अटेन हो गई है, लेकिन अटेन नहीं होती। क्या अटेन नहीं होती? गामा डी मैक्स, है ना, गामा डी मैक्स अटेन नहीं होती। बट ये अपीयर तो ऐसी होती है कि हाँ अटेन हो गई होगी, क्योंकि ये पास नहीं आ रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, हाँ, जो ये लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। अब क्या करते हैं हम, इसमें फर्दर वाटर मिलाना शुरू करते हैं। ठीक है, जब हम फर्दर वाटर मिलाना शुरू करेंगे तो इसका जो मेनिस्कस है वो ब्रेक डाउन होता है। अब मेनिस्कस फॉर्मेशन होता कैसे, ऐसे फॉर्म होता है ना, कैपिलरी तुमने पढ़ी होगी, फ्लूइड में पढ़ी होगी कैपिलरी, है ना। ये जो मेनिस्कस फॉर्मेशन होता है ये ब्रेक डाउन होता है जैसे जैसे हम और वाटर कंटेंट मिलाते हैं। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो 100% सेचुरेशन की कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो जब वो 100% सेचुरेशन की कंडीशन में आ जाएगी तो उस पॉइंट पे हमें गामा डी मिल जाएगा। ये है सैंड का केस में। आया समझ में? आया या अभी भी किसी को कोई डाउट है? देखो अब गामा डी वर्सेस वाटर कंटेंट। ठीक है, अब ये इस पे वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम मिलती है। इस पॉइंट से इधर वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, और ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं वेट ऑफ ऑप्टिमम। इस नाम का रीजन मतलब सिंपल सा है, इधर की साइड तुम यदि जनरली देखोगे, इधर की साइड तुम देखोगे तो यहाँ जो है ना वो सॉइल ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन में रहती है, मतलब कंप्लीटली सेचुरेटेड नहीं होती है। और यहाँ वो है वो कंप्लीटली सेचुरेटेड हो जाती है और उसके बाद भी फ्लो होने लगता है वाटर का। ठीक है, वाटर जो है वो फिर सॉइल सॉलिड्स को रिप्लेस करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए इधर साइड को बोलते हैं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और इधर साइड को बोलते हैं वेट ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, अब दो स्ट्रक्चर और होते हैं, ये समझो। सबसे पहले दो स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है फ्लोक्यूलेटेड, एक होता है डिस्पर्स, और एक होता है डिस्पर्स। ठीक है, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो है नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है, और ये जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर है वो नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन से बनता है। ठीक है, इसमें जो इसके सॉइल जो क्ले के प्लेटलेट्स हैं वो हेड टू हेड और हेड टू टो अलाइन होते हैं। हेड टू हेड और हेड टू टो का क्या मतलब, सॉरी, हेड टू हेड और हेड टू फेस अलाइन होते हैं। इसका क्या मतलब, ये इसका हेड होता है, ठीक है, और ये फेस। ठीक है, तो या तो वो हेड टू हेड अलाइन होंगे,
हेड से हेड अलाइन होंगे, ठीक है, या हेड टू फेस अलाइन होंगे, ठीक है, ऐसे होते हैं इसके स्ट्रक्चर। तो इसमें जो पाया गया है, इसमें मिला है कि इस फ्लोक्यूलेटेड में वो हाई स्ट्रेंथ होती है, इसकी हाई परमिएबिलिटी होती है, लेकिन लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन डिस्पर्स में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें क्या है, नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इसमें क्या है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और डिस्पर्स के केस में क्या होता है, डिस्पर्स के केस में जो क्ले प्लेटलेट्स होती हैं वो फेस टू फेस अलाइन होती हैं, मतलब कि ये ऐसे अलाइन होती हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्ट्रेंथ पाई गई है वो कम होती है, स्ट्रेंथ जो है वो इनकी कम होती है एज कंपेयर टू दिस फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन वही है, नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन। एक सीधी सी कंसेप्ट है, यदि दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होगा तो उसमें चांसेस होते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। और जिनमें नेट रिपल्शन होता है उनमें जो फोर्सेज होती हैं, नेट रिपल्शन की वजह से कोई भी दो बॉडी अट्रैक्टेड होती है या फिर अपने आपस में एक दूसरे के पास होती हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ हमेशा वैसे भी कम होती है, ठीक है। यदि तुम दो वही मैग्नेट ही ले लो, वो जब अट्रैक्ट हो जाती हैं तो उनको रिपेल मतलब दूर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब रिपल्सिव होती है, एक दूसरे से रिपल्सिव होती है ना, तो उनको दूर करना बहुत आसान होता है। आया समझ में या नहीं आया? फ्लोक्यूलेटेड और डिस्पर्स समझ में आया? अब इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन आज एक ही क्लास रखते हैं, ठीक है।